आप लोग और क्या हालचाल और कैसी चल रही पढ़ाई, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे अपने पढ़ाने पर भरोसा है कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ, वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। और समझ में नहीं आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देते हैं। जैसे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप इतिहास पढ़ाइए, तो मैंने इतिहास पढ़ा दिया आप लोग को, ठीक है। अगर 2 4 10 लोग बोले होते तो ना ही पढ़ाते, लेकिन अगर इतने ढेर सारे लोग, ठीक है, हजारों लोग बोल डालेंगे तो पढ़ा ही देंगे फिर, है ना। तो आज इतिहास पर एक बहुत अच्छा सा ये वीडियो है। इस वीडियो में हम कंप्लीट इतिहास, समझ रहे हो, कक्षा 10 की पूरी इतिहास के जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, कौन याद रखना, एमसीक्यू, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और एमसीक्यू के साथ हम लघु और अति लघु को भी थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, बताते हुए चलेंगे। तो मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस में ले करके आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। कौन सा राष्ट्रवाद, कहां पर, तो यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। इस वीडियो को आपको सुनना है, बस सुनना है, कुछ नहीं लिखना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही पढ़ाऊंगा, जितना बोर्ड है इतना भी लिखूंगा बस, और कहीं नहीं लिखूंगा। यूरोप में राष्ट्रवाद में सबसे पहले एक चीज आप समझिए, नारीवाद, ठीक है, और दूसरा है उदारवाद, ठीक है। नारीवाद क्या है कि जो पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष को हर जगह सारी सुख सुविधाएं, सारी चीज़ें, ठीक है, सारी व्यवस्थाएं, सारी नीतियों उनके लिए अवेलेबल है, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं अवेलेबल है ना। महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। तो नारीवाद अगर डिफिनीशन बोला जाए तो डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे कि स्त्री और पुरुष को, किसको, सिर्फ पुरुष को नहीं भैया, स्त्री और पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध ही नारीवाद कहलाता है, ठीक है। और उदारवाद जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उदारवाद का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि जो मध्य वर्ग के लोग थे, मध्य वर्ग के लोगों के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसमें मध्य वर्ग के लोगों के लिए उदारवाद का मतलब यह था कि स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी, सबको बराबरी, है ना। क्या था, कानून के समक्ष बराबरी, ठीक है। एक जैसे देखो, हम भारत में राष्ट्रवाद जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि भारत माता का एक बिल्कुल वो बना हुआ है चिन्ह, और कोई भी उस चिन्ह को देख लेता है तो बिल्कुल उसमें आ जाता है, बिल्कुल होश खो बैठता है, बिल्कुल उस भारत की बात है। अब तो चाइनीज इसको इसको लड़ाई मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, आ जाता है कि नहीं, बताइए। जो सैनिक वहां पे खड़ा रहता है, भारत ही बता जाए तुम भारत के लिए लड़ रहे हो, भारत देश के लिए लड़ रहे हो, भारत माता के लिए लड़ रहे हो। इसी तरह जब फ्रांस में जब जो यूरोप में, नॉट फ्रांस, है ना, यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, ठीक है, 4 चित्र उसमें दर्शाएं, ठीक है। पहले इंग्लैंड जैसे आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सब देश आज़ाद हो रहे थे, है ना, स्वतंत्र हो रहे थे, लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। तो ऊपर से एंजल देख रही थी, है ना, नीचे से कुछ लोग थे अपना सामान फेंक रहे थे, याद आ रहा है कुछ इमेज है। उसको बनाया था फ्रांसीसी चित्रकार सन 1848 में, ठीक है। उसका नाम था फ्रेडरिक सरियू, ठीक है। तो उसको किसने बनाया था, उसको 1848 में फ्रेडरिक सरियू ने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए नेपोलियन का संबंध किस देश से है ना, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन। तो नेपोलियन का संबंध सबसे पहले अगर पूछे आपसे तो आप लोग सिंपल से शब्दों में लिख देना कि नेपोलियन का संबंध जो है वो फ्रांस से है। कहां से, फ्रांस से। और एक चीज और पूछा जाता है जो है कि बताइए नेपोलियन का पतन कब हुआ, है ना। या फिर आप ऐसे बता सकते हैं कि जो नेपोलियन है
नेपोलियन की एक संहिता आई थी, नेपोलियन संहिता जिसे नाम से जानते हैं, नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता, ठीक है। तो जो नेपोलियन की संहिता आई थी वो 1804 में आई थी, है ना, नेपोलियन संहिता, ठीक है। और अगर पूछे आपसे नेपोलियन 20 से शायद तो कुछ ज़्यादा साल ही राज किए थे, 20-30 साल के करीब, है ना। तो अगर पूछा जाए नेपोलियन का पतन कब हुआ, तो 1814 से 1815 में नेपोलियन का पतन हो गया, ठीक है। इसी में एक संधि हुई थी, उस संधि को हम लोग जानते हैं वियना की संधि के नाम से। किस संधि के नाम से, तो वियना की संधि के नाम से। अभी नेपोलियन के बारे में एक और क्वेश्चन है, मुझे एक डेट और चाहिए, मैं एक सेकंड में इसे कंफर्म कर लेता हूँ कि नेपोलियन कब से कब तक राज किए थे, है ना। अगर पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो 1914 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और जितने लोग अभी इस वीडियो को वन शॉट वीडियो नहीं देखे वो लोग प्लेलिस्ट पर जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ना। कुछ डाटा है भूल जाते हैं, तो आइए देखते हैं। नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है 1804, हाँ नेपोलियन संहिता चल ही रही थी। अठारह सौ 1815 में हुआ था ना, 1815। तो मुझे ये लगता है 1804, ठीक है। फ्रांस में नागरिक संहिता जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है 1804 में हुआ, और 1804 में नेपोलियन की संहिता आई, और 1805 में सॉरी 1815, हाँ 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया, ठीक है। और एक समझौता हुआ जिसे वियना की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन था, यहाँ पे बताने वाला था, बता ही दिया मैं, है ना। और कौन सा क्वेश्चन बनता है, हाँ सबसे तो यहाँ से एक क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई, है ना। 1789, सॉरी 1889 में। अरे यार सही तो लिखा था मैं, डेट भाई देखो मुझे तो कंफर्म नहीं होता है, मतलब मैं अच्छे तरीके से नहीं याद कर पाता हूँ डेट को। तो 1789 कुछ डेट होती है जैसे बार बार पढ़ोगे, अब जैसे ये मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसे बार बार पढ़ता ही नहीं, है ना, पढ़ाने के लिए पढ़ लेता हूँ। तो 1789 में ही क्या हुई थी, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ, तो आप यही बोलेंगे कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले फ्रांस देश से हुआ, ठीक है। कहाँ से, फ्रांस देश से। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि अपने देश के प्रति एक सभी लोग सामूहिक रूप से एक अलग एक भावना रखना देश के प्रति, ठीक है, अपने प्रति नहीं देश के प्रति, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई, याद रखना 1789 में तो क्रांति हुई थी, लेकिन 1848 में, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण रूप से गणतंत्र आया, ठीक है। 89 में चला, फिर नेपोलियन आ गए 1804 में, फिर वो भी राज करने लगे, फिर वो भी मतलब पूर्ण रूप से चलता रहा कि हाँ भाई मैं सही से करूँगा, मैं सही से करूँगा, लेकिन पूर्णतः लोकतांत्रिक देश 1848 में बना, कौन, फ्रांस, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 1। यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, तो याद रखना ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जाता है, ठीक है। चलिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 4 साल, हाँ 1914 से 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद। अब सेकंड चैप्टर देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, कि भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से हुआ। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या होता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद उस एरिया में रॉलेट एक्ट लगा दिया गया। रॉलेट एक्ट मतलब, हाँ रॉलेट एक्ट वहीं पर ही लगा था, है ना। काला कानून, सॉरी वो नहीं था, काला कानून, रॉलेट एक्ट मतलब काला कानून, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था कि शक के आधार पर गिरफ्तारी था,
और उसको 2 साल की सजा सुना देते थे। शक, किसी पर भी शक खा गए, है ना, जैसे आप लोग शक करते रहते हो ना, है ना, तो इसी तरह अगर अंग्रेज किसी के ऊपर शक खा गए, अच्छा ये कुछ भड़काऊ बातें कर रहा है, भड़काऊ चीजें कर रहा है, गिरफ्तार करो इसे, पकड़ो, डाल दो 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये था। चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? यहाँ पे 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, ये डाटा है, थोड़ा सा याद रखना। भारत का संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है बताना चाहिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ, याद रखना, 26 जनवरी, ये डेट मुझे याद है, 26 जनवरी 1950 को। कब? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, ये भाई ये डेट मुझे याद है और मैं कुछ नहीं जानता, है ना। और एक डेट अभी और याद आ रही कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में, है ना। इस तरह कुछ चीजें याद रहती मेरे को भी, है ना। तो भाई हमको कम मत समझना, हमें बहुत चीजें याद रहती है ना। देखो गांधी जी थे दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी, क्वेश्चन पूछ लेते, बताओ गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? तो 1915 में, है ना, गांधी जी भारत वापस आए। ठीक है, कब आए? तो भारत वापस आए। देखो, गांधी जी के साथ मिलकर के, गांधी जी मिलकर के और 2 और लोग, मोहम्मद अली और शौकत अली, मिलकर के कौन सा आंदोलन किए थे? बताओ, कौन सा आंदोलन किए थे? खिलाफत आंदोलन किए थे। असहयोग आंदोलन किसका था? गांधी जी का था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसका था? गांधी जी का था। कब चलाया गया? 1930 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930 में। 1930 के बाद ही आगे 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, कि गांधी जी आइए, बैठिए, बैठ के बात करते हैं, अब आंदोलन मत करिए, है ना। क्योंकि गांधी जी हल्के फुल्के आदमी थे नहीं, कि हल्के फुल्के आदमी थे। तो इरविन बोला कि भैया आइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं, है ना। पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ? पूना पैक्ट। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूना पैक्ट की बात की जाए तो याद रखना, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। गांधी जी उदास होकर बैठ गए थे, भीमराव अंबेडकर जी गए थे, बोले थे गांधी जी देखिए, ठीक है चलिए, मनाने गए थे, चाय वाय पिलाने गए थे। ठीक है, तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और अपने चचा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, गर्व से लिया करो, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये घटना कभी नहीं भूलेगी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चलवाई थी, है ना। क्योंकि 14 अप्रैल को मेरा बर्थडे पड़ता है ना, मैं पैदा हुआ था, बड़े पड़ता है। 13 अप्रैल 1919 में इतनी खतरनाक घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। डेट याद है? करो या मरो किसने बोला? करो या मरो होता है ना, कुछ लोग बोलते अच्छा करो या मरो सुभाष चंद्र बोस बोले। सुभाष चंद्र बोस बोले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बोले। और करो या मरो बोले थे गांधी जी। कौन बोला था? गांधी जी। और हाँ, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, ने लिखा वंदे मातरम। भूलना नहीं, नहीं तुमको बहुत पीटेंगे हम। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन में बदल गया था। खिलाफत आंदोलन कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे मोहम्मद अली और शौकत अली। 1919 में वही जगह पर ही रॉलेट एक्ट लगाया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब लगाया गया? 1919 में। ठीक है, चलिए, ये चैप्टर मुझे लगा यहाँ के MCQ द एंड होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन और है। अच्छा, इधर नहीं है क्या ये? नहीं, वहां नहीं है, यहाँ पे है ना। 1939 से 1945 के बीच हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। ये क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा था,
मैं कहा यार प्रथम तो बता दिया, द्वितीय कौन बताएगा। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, इस चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से सबसे धनी देश माने जाते थे। तो भैया जो 18वीं शताब्दी था ना, कौन सा 18वीं शताब्दी तक, तो चीन और भारत, कौन से, तो चीन और भारत दो ऐसे देश थे जो बहुत ही धनी देश माने जाते थे, है ना। मतलब चीन और भारत धनी देश थे। कब, सिर्फ 18वीं शताब्दी तक थे, उसके बाद आगे इनका पतन होता गया। ठीक है, महामंदी कब आई, महामंदी तो 1929 से महामंदी की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, फिर है कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। याद रखना कि अगर तुमसे कैनाल कॉलोनी की बात की जाए, कौन सी, कैनाल कॉलोनी, तो जवाब लिखना पंजाब में। ठीक है, कैनाल कॉलोनी मतलब पंजाब में बसाई गई। ठीक है, यूरोपीय देशों में मानचित्र के लकीर खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया था, अफ्रीका का बंटवारा कर लिया था। मानचित्र में लकीर खींच दिया था, अफ्रीका का बंटवारा कर लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोई भी बच्चा भी बता देगा, न्यूयॉर्क में, है ना। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। ठीक है, अफ्रीका के अंदर किस बीमारी के प्रवाह से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, बताइए। मैंने बताया था ना आपको, बताया था, रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी आई थी। जो लोग अफ्रीका में घुसे थे, सैनिक लड़ने के लिए आए थे, उनके खाने के लिए जो लाया गया था मांस, उसी मांस में रिंडरपेस्ट नामक एक बीमारी थी, और फिर वो बीमारी अफ्रीका के सभी जानवरों में फैल गई और 90%, 80-90% मवेशियों को मार डाली, और वहाँ के लोग मवेशी पर ही अपना गुजर बसर करते थे। ये सीन वहाँ पे चल रहा था। फिर है, अनुबंध व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। अनुबंध व्यवस्था मतलब नई दास प्रथा। ठीक है, तो अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। 1914 से 1919 के बीच विश्व की शक्तिशाली देशों की आपस औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 याद आए तो प्रथम विश्व युद्ध याद आ जाना चाहिए। ठीक है, युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नति बनाने में किस कार निर्माता का वृहद उत्पादन पद्धति में योगदान रहा। वृहद उत्पादन पद्धति, है ना, वृहत उत्पादन पद्धति, वो थे हेनरी फोर्ड, है ना। हेनरी फोर्ड के बारे में वो एक कहानी सुनाई जाती है आप लोगों को, इंजन वाली, कि हेनरी फोर्ड ने बोला, अपने इंजीनियरों को बुलाया और बोला कि मुझे एक ही जगह पर 3 सिलेंडर चाहिए, है ना, 3 पिस्टन चाहिए, है ना। हेनरी फोर्ड क्या थे, इन्होंने असेंबली लाइन व्यवस्था शुरू कर दी थी। असेंबली लाइन व्यवस्था में जैसे एक मजदूर है, वो मजदूर गाड़ी बन रही है, ठीक है, तो जैसे आप गाड़ी बनवाने जाते हैं तो कोई आपका, वो एक मजदूर टायर खोल रहा है, फिर ब्लक वो कर रहा है, फिर बटन बता रहा है, तेल का काम कर रहा है, इंजन भी वही कर रहा है। लेकिन असेंबली लाइन व्यवस्था में क्या था, इंजन के लिए एक अलग मजदूर बैठा, टायर खोलने के लिए अलग बैठा है, ठीक है, और भी कुछ काम करने के लिए 3 मजदूर बैठे हैं। मात्र 20 मिनट में आपकी गाड़ी कंप्लीट करके दे देंगे। अगर एक ही मजदूर सब काम करेगा तो 2 घंटे लगाएगा, टाइम भी गया, पैसे भी गया, एनर्जी भी गया। 3 मजदूर रखें, तीनों को एक्सपर्ट किए, ट्रेन किए, मात्र 20 मिनट में काम हो गया। समय बचा, पैसा ज़्यादा आया, ठीक है। ये हुआ वृहद उत्पादन पद्धति। कौन दिमाग लगाया, हेनरी फोर्ड, ठीक है। इनकी कार है फोर्ड, आप जानते हैं, फोर्ड फीगो। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं। सिल्क मार्ग एक था, है ना, सिल्क मार्ग। तो सिल्क मार्ग कौन सा मार्ग था, तो सिल्क मार्ग वह मार्ग था जिसके द्वारा चीन रेशम का व्यापार किया करते थे, है ना। रेशम चीन में था, तो चीनी क्या करते थे, रेशम का व्यापार करते थे। यह मार्ग जमीन और समुद्र दोनों में थे, है ना, जमीन भी था, समुद्र भी था। इन मार्गों में विश्व को जोड़ने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये काफ़ी बड़ा मार्ग था, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक।
मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पढ़ के मज़ा आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ पर सभी वीडियोस हैं उनको चेक कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।